चलो लेट्स स्टार्ट। डबल ई, ओके, इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें मेजर फोकस सारे साइकिल्स पे है, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के ऊपर पूरा सब्जेक्ट उसके आसपास नाचता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से पावर प्लांट या कौन कौन से इंजन बिजली जनरेट करते हैं, ठीक है। यहां से चीजें शुरू होंगी। इट ऑल स्टार्ट्स विद हीट इंजन, सब कुछ हीट इंजन से शुरू होता है। और हीट इंजन के बाद में बेसिक साइकिल्स, चाहे वो रैंकाइन साइकिल हो चाहे ब्रेटॉन साइकिल हो, बेसिक सबको पता होने चाहिए। आपको रैंकाइन और ब्रेटॉन पे क्वेश्चन अब नहीं पूछेंगे, लेकिन उनके आगे चीजें बढ़ेगी। अभी आपको क्या करेंगे, रैंकाइन में मॉडिफिकेशन करेंगे, रीहीटिंग करेंगे, रीजनरेशन करेंगे, को जनरेशन करेंगे। एग्जिस्टिंग साइकिल का आपको कार्नोट एफिशिएंसी आना चाहिए। ये बहुत सारा एक्सपेक्टेशन इनका आपसे रहेगा। न्यूमेरिकल जो रहेंगे वो लिटरली हाई लेवल के रहेंगे। बिल्कुल भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं रहेगा जो आपको सेकेंड ईयर में रहता था, एक क्वेश्चन बेसिक सा पढ़ लो हो जाएगा, नहीं, एकदम डेप्थ वाला क्वेश्चन रहेगा। और आपको आइडिया ऑलरेडी आ चुका रहेगा अगर आप एक भी दिन कॉलेज में देखे रहेंगे सब्जेक्ट को। एक आधा भी न्यूमेरिकल अगर लिया रहेगा ना, आपको आइडिया आ गया कि नहीं ये टॉपिक के न्यूमेरिकल में दम है। मैं आज से क्या शुरू करूंगा, पहले पीछे का जो भी हमने पढ़ा है उसको फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेंगे। फटाफट इन द सेंस कि आपको आता है कि नहीं आता चेक करेंगे, नहीं आता है तो उसको उस हिसाब से समझाऊंगा एंड देन आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले एकदम बेसिक से स्क्रिप्टिंग करता हूं। हम लोग इस सब्जेक्ट में हीट इंजन के सारे मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक हीट इंजन। आपको हीट इंजन पता होना चाहिए। एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो हीट इंजन क्या होएगा, हीट इंजन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसके अंदर साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं। हीट इंजन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं इन साइकिल, साइकिल के अंदर प्रोसेसेस होते हैं। उस हीट इंजन को हीट दिया जाता है, फिर वो सेकेंड लॉ फॉलो करते हुए बदले में वर्क बना के देता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है जितना हीट देते उतना वर्क बनता नहीं। तो वो जो वर्क बना के देगा दैट वोंट बी इक्वल टू हीट, वो जो वर्क बना के देगा दैट वोंट बी इक्वल टू हीट जितना उसको दिया है। थोड़ा सा हीट उससे छूट जाएगा, थोड़ा सा हीट उससे छूट जाएगा। उससे जो हीट छूट जाएगा, अगर आप समझें इस सिस्टम में इतना आ रहा है इतना जा रहा है, आ रहा माइनस जा रहा इज नथिंग बट द वर्क डन और द वर्क जनरेटेड। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हीट देता है, बदले में हीट इंजन वर्क बनाता है और बचा कुचा हीट वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर में फेंक देता है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी को पेट्रोल जो है जलने के बाद तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो वो एक इमेजिनरी रिजर्वायर अगर मान के चलो तो उसमें से हीट आ रहा है, वो हीट पेट्रोल इंजन यूज करके मैकेनिकल मोशन जनरेट करता है, वो वर्क होता है और पूरा हीट वो यूज नहीं कर पाता, इसलिए गरम गरम एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर में बाहर जाता है। फिर से, एक इंजन अगर है उसे आप फ्यूल देते हैं, फ्यूल बर्न होने के बाद में बहुत गर्म रहता है, तो उसका जो टेम्परेचर रहेगा उसको एक रिजर्वायर का टेम्परेचर मान लो एक कोई तो ऐसी दुनिया जिसके पास बहुत हीट पड़ी है, उसने वो हीट दिया है। ये एक नजरिया है, ओके, ये एक नजरिया है। वो हीट देता है, बदले में वर्क बन जाता है और कुछ हीट छूट जाता है। ये होता है बेसिक हीट इंजन। ये हीट इंजन में कार्नोट साइकिल लगाया जाता है, ये हीट इंजन में कार्नोट साइकिल लगाया जाता है। कोई एक जन फटाक से मेरे को फेंको जरा, कार्नोट साइकिल क्या होता है? कोई भी एक जन, मनीष भाई फेंक सकते क्या? अभिषेक भाई,
आवाज आ रही ना मेरी? ऋषिकेश भाई फेंक सकते क्या? विवेक, निखिलेश, सुमित, आदित्य, अभिषेक, श्रीषा जी प्लीज वीडियो ऑन रखो। ऋषिकेश भाई कोई आइडिया फेंको ना, कुछ भी अपने मन से फेंको, कुछ भी एक लाइन तो फेंक सकते हैं। अभिषेक, आदित्य भाई कुछ फेंक सकते हैं क्या? आइडियली थर्मोडायनामिक साइकिल। एक आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल, नॉट बैड। निखिलेश भाई कुछ तो फेंको। ऐसा साइकिल जो सब ज्यादा से ज्यादा कितना एफिशिएंसी दे सकता है, वो साइकिल होता है कार्नोट, हर साइकिल का। ओके ठीक है, ये हो गया कि उसका एंड रिजल्ट क्या है। और अगर कार्नोट साइकिल पूछा जाए तो उसको आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर 4 प्रोसेसेस होते हैं। 4 प्रोसेस में से 2 प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक होते हैं और 2 प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं। कौन से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं? कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। कंप्रेशन मतलब वर्क इनपुट, एक्सपांशन मतलब वर्क आउटपुट। ये 2 प्रोसेसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक होते हैं। और हीट ट्रांसफर के जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं आइसोबैरिक, आइसोथर्मल। सॉरी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, ठीक है। चलो देख लें यहाँ पे, एक बार फटाफट देख लेंगे। मैं कनेक्ट कर दूंगा चीजों को, ये टुकड़ों में अगर जा रहा है दिमाग में तो भी अच्छी बात है। जो लोगों को बेसिक्स नहीं आते हैं उनके लिए अगर टुकड़ों में भी चीजें जा रही हैं तो वेल एंड गुड। प्रोसेस कैसा रहेगा देखो, मैं पहले बना देता हूँ कुछ प्रोसेसेस को। पीवी डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पीवी डायग्राम में 2 एडियाबैटिक प्रोसेस अगर बनाना, ओके, पीवी चार्ट में अगर 2 एडियाबैटिक प्रोसेसेस अगर ड्रॉ करने हो तो वो एडियाबैटिक प्रोसेसेस कुछ ऐसे होते हैं, उनके स्लोप ऐसे होते हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के स्लोप थोड़े ज्यादा होते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक लाइनें बनाऊं तो वो कुछ इस तरह के, ठीक है। तो मैं 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बनाना चाहता हूँ। लेट अस ड्रॉ 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस। तो यहाँ पे एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैंने यहाँ बना दिया, एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक ऐसे बना दिया। और पीवी डायग्राम में अगर मैं आइसोथर्मल लाइनें बनाना चाहूँ तो आइसोथर्मल जो होता है रिलेटिवली हाइपरबोलिक कर्व होता है, वो एक हाइपरबोला की तरह दिखाई देता है। और ये जो कर्व होगा, क्या हो गया आज, आइसोथर्मल के जो कर्व होते हैं वो ऐसे होते हैं। आपको ये अगर याद होगा तो हमने ये सब कुछ सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, जहाँ पे कौन सा कर्व कैसा दिखता है वो बातें बताते हैं। जो पीवी और पी और वी का रिलेशन रहता है। ये आपको नहीं याद रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये अभी के लिए किसी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी याद नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लो। पहला प्रोसेस एडियाबैटिक होता है। आज स्टाइलस साथ में कर, पहला प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक, फिर दूसरा प्रोसेस आइसोथर्मल, फिर तीसरा प्रोसेस अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एंड लास्ट का जो प्रोसेस होता है अगेन आइसोथर्मल होता है। अगर मैं इनको कंप्लीट करूं तो ये जो भी बातें बोलूंगा ध्यान से सुनना, ये हर साइकिल पे लागू होता है। मतलब इनके आसपास ही चीजों को मॉडिफाई करनी है आपको, इनके आसपास ही आपको चीजों को मॉडिफाई करनी है। एक सेकंड, कोई भी हीट इंजन में अगर आपको प्रोसेसेस के बारे में याद रखना है तो उसमें कोई भी प्रोसेस हो, जैसे कि आपके इस सिलेबस में तो बहुत सारे प्रोसेस रहने वाले हैं, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको कोई भी हीट इंजन के याद होने चाहिए। कोई भी हीट इंजन हो, 4 प्रोसेस इंपॉर्टेंट हमेशा याद होने चाहिए। सबसे पहले तो देखो, मैं हीट इंजन के जो प्रोसेसेस होंगे वो दिखाऊंगा एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब ये 1, फिर ये 2, ये 2,
फिर ये 3, ये 3 और एक हो जाएगा 4। 4 कंपोनेंट, बेसिक 4 कंपोनेंट हर साइकिल में रहेंगे, उसके आसपास चीजें मॉडिफाई होंगी, उसके आसपास चीजें मॉडिफाई होंगी। मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूं कि भाई सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा एडियाबेटिक वर्क इनपुट। एडियाबेटिक वर्क इनपुट वो आपके पंप में हो सकता है, वो आपके कंप्रेसर में हो सकता है। तो सबसे पहला डिवाइस रहेगा आइदर पंप और कंप्रेसर। इस चैप्टर में आपको रैंकाइन साइकिल पढ़ना रहेगा, तो वहां पे पंप रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी यहाँ पे कंप्रेसर लिख दूँ, फिलहाल के मैं यहाँ पे कंप्रेसर लिख दूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कार्नोट साइकिल। तो एक कंप्रेसर रहेगा, वो कंप्रेसर कंप्रेस करके फ्लूइड को भेजेगा एक ऐसे डिवाइस के पास में जहां पे हीट इनपुट होता है, यहाँ पे हीट एडिशन होता है, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे हीट एडिशन होता है, हीट एडिशन। कोई भी साइकिल हो, पहले कंप्रेशन होगा, फिर हीट एडिशन होगा, और फिर हीट एडिशन के बाद में एक्सपांशन होगा, हीट एडिशन के बाद में एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन के बाद में क्या होगा, हीट रिजेक्शन। एक्सपांशन के बाद में होगा हीट रिजेक्शन, एंड ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। मतलब ये कोई भी साइकिल रहने दो, मैं नंबरिंग कैसे करूंगा यहाँ पे। अच्छा, एक चीज याद रखना, हीट इंजन का जो पर्सपेक्टिव होता है, उनका मेन पर्पस होता है एक्सपांशन। तो आपको बहुत सारे किताबों में नंबरिंग 1 2 यहाँ से लिखा हुआ मिलेगा, ज्यादातर किताबों में 1 2 यहाँ से लिखा हुआ मिलेगा। हम लोग अभी तक जो पढ़ते थे वो 1 2 3 4 ऐसे लिखते थे, हम वही फॉलो करेंगे, हम वही फॉलो करेंगे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 1 से लेके 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 से लेके 3 हीट एडिशन, 3 से लेके 4 एक्सपांशन, एंड 4 से लेके 1 हीट रिजेक्शन। मैंने बहुत एग्जांपल दिए पहले आपको इनमें, मतलब कि ये 4 प्रोसेस इसी एक सीक्वेंस में क्यों होते हैं। हमने ये भी समझा है कि क्यों कंप्रेशन के बाद हीट एडिशन ही आना चाहिए। सुतली बॉम्ब का एग्जांपल याद करो, या फिर कोई भी एग्जांपल याद करो जो जिसका काम होता है एक्सपांशन होना एंड मैकेनिकल मोशन तैयार करना। उन सभी में ये 4 सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे। मतलब पहले कंप्रेस करो, फिर हीट डाल दो, फिर एक्सपांड होने दो, और फिर फेंक दो। आपका आइस इंजन में भी होता है, सक्शन स्ट्रोक के बाद में होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद में स्पार्क जनरेट किया तो उसको हीट एडिशन बोल सकते हो आप, एंड फिर उसके बाद में वो जोर से फटता है तो वो एक्सपांशन होता है, पावर स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, एंड देन उसके बाद में एग्जॉस्ट हो जाता है तो हीट का रिजेक्शन हो जाता है। इस तरह से ये चारों प्रोसेसेस इसी सीक्वेंस में हर इंजन में काम करते हैं। 1 to 2 compression, 2 to 3 heat addition, 3 to 4 expansion, 4 to 1 heat rejection. Compression, heat addition, expansion, heat rejection. Compression, heat addition, expansion, heat rejection. ये सीक्वेंस दिमाग में बैठा रहना चाहिए। अब इसी को मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ कार्नोट के लिए। कार्नोट में 1 to 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, 2 to 3 आइसोथर्मल हीट एडिशन होता है, 3 to 4 एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है, एंड 4 to 1 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन होता है। ये सब कुछ कार्नोट में ऐसे होता है। कार्नोट में क्या होता है, सेम 1 to 2 एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है इसके साथ भाई, एडियाबेटिक कंप्रेशन। कोई आइडिया, कोई आइडिया? हीट का आना जाना नहीं होता। चुप रहे तू। संदीप भाई आपको आता है ये 1 to 2 एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है? आइडिया नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अभिषेक भाई, अभिषेक है कि खाली मोबाइल चालू करके भाग गया? सर हेलो। हाँ बोलो। सर बाहर हूँ थोड़ा, इधर इधर आया था, करता हूँ 2 मिनट में। आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन, 1 to 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 to 3 आइसोथर्मल हीट एडिशन, 3 to 4
3 to 4 adiabatic expansion, and 4 to 1 isothermal heat rejection, isothermal heat rejection। अच्छा, जो लोग को बेसिक्स नहीं आते हैं, एक चीज बता देता हूँ, काफी लोगों को मैंने बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, कम से कम 10 दफा पढ़ा चुका हूँ, तो उनके लिए मुझे बहुत सारी बातें बताने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन जिनको बेसिक्स नहीं आता है, ये ऐसा क्यों है, अगर किसी के दिमाग में आता है तो कार्नोट ने बोला ऐसा ही चाहिए। किसने बोला? कार्नोट। कार्नोट ने अपनी तरफ से ये बोला मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। क्या 4 प्रोसेस तो होंगे, ये रूल है, लेकिन कार्नोट ने बोला कैसे होने चाहिए। कार्नोट ने बोला एडियाबेटिक कंप्रेस करो, आइसोथर्मल हीट डालो, एडियाबेटिक एक्सपांड होने दो, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। एडियाबेटिक का मतलब होता है जब आप कंप्रेस या एक्सपांड होने दे रहे हो उस समय हीट आना जाना नहीं होना चाहिए। एडियाबेटिक का मतलब नो हीट ट्रांसफर। एडियाबेटिक का मतलब चुपचाप कंप्रेशन कर भाई, कंप्रेशन करते वक्त बाहर की दुनिया से हीट लेना नहीं है, अपनी दुनिया की हीट बाहर छोड़ना नहीं है। एडियाबेटिक का सिंपल मतलब। आइसोथर्मल का मतलब हीट डालते वक्त या हीट निकालते वक्त फ्लूइड का टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। हीट डालते वक्त एंड हीट निकालते वक्त फ्लूइड का टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, जो कि हमें फील नहीं होता। एज अ ह्यूमन बीइंग हमको लगता है यार हीट डाला तो टेम्परेचर तो बढ़ता है, हीट निकाला तो टेम्परेचर तो घटता है, ऐसा हमें फील होता है। लेकिन कार्नोट बोला ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो जो तुम्हें साइकिल मिलेगा उसकी एफिशिएंसी मैक्स होगी, उसकी एफिशिएंसी मैक्स होगी। वो बोल के चला गया और बोला कि अगर कर सको तो करके दिखाओ, और सालों से हम लोग बस वही कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके ऐसा करके दिखाएं जैसा वो एग्जैक्ट बोलता। आज तक किसी ने ऐसा साइकिल बना नहीं पाए, ऐसा साइकिल बनता नहीं है, रियल साइकिल नहीं है ये इमेजिनरी साइकिल है। तो खाली अगर इसका टीएस डायग्राम बनाना हो तो टीएस क्यों बोला है? टी फॉर टेम्परेचर, एस फॉर एंट्रोपी। अगर कभी भी एडियाबेटिक कंप्रेशन एंड एक्सपांशन होता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन एक्सपांशन होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट आइसेंट्रोपिक होता है। कभी भी अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन या एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है तो बाय डिफॉल्ट वो आइसेंट्रोपिक होता है। उसका मतलब अगर कभी ना हीट लेते हुए ना हीट देते हुए कंप्रेशन या एक्सपांशन होगा तो सिस्टम की मतलब कि फ्लूइड की एंट्रोपी में बदलाव नहीं आता, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन आर ऑलवेज आइसेंट्रोपिक थ्योरेटिकली। ओके, तो उसका अगर मुझे यहाँ पे साइकिल बनाना हो तो साइकिल एक रेक्टेंगुलर डब्बे की तरह बन जाता है, ऐसे सिंपल रेक्टेंगुलर डब्बे की तरह बन जाएगा, जहाँ पे 1 से लेके 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन मतलब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। एंट्रोपी कांस्टेंट है इसलिए कड़क वर्टिकल लाइन, एंट्रोपी कांस्टेंट है इसलिए कड़क वर्टिकल लाइन, लेकिन कंप्रेशन के बाद में टेम्परेचर बढ़ जाता है इसलिए ऊपर गया। आइसोथर्मल हीट एडिशन है ना, आइसोथर्मल है ना, इसलिए टेम्परेचर देखो कांस्टेंट है। हम क्या कर रहे हैं, हम कार्नोट को फॉलो कर रहे हैं बस। कार्नोट ने बोला आइसोथर्मल चाहिए, ले भाई आइसोथर्मल हीट एडिशन। इस दौरान 2 to 3 टेम्परेचर में बदलाव नहीं आया। 3 to 4 एडियाबेटिक एक्सपांशन, 3 to 4 एडियाबेटिक एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन। एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक, एंड आइसेंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट है इसलिए कड़क वर्टिकल लाइन। जैसे कंप्रेस करके टेम्परेचर बढ़ गया था वैसे एक्सपांड करके टेम्परेचर घट गया, कंप्रेस करके टेम्परेचर बढ़ गया था, एक्सपांड करके टेम्परेचर घट गया। हीट डाल के एंट्रोपी बढ़ गया था, हीट निकाल के एंट्रोपी घट गया, हीट निकाल के एंट्रोपी घट गया। ऊपर वाले डायग्राम को पीवी डायग्राम बोलते हैं, नीचे डायग्राम को टीएच डायग्राम बोलते हैं। ये साइकिल का बेसिक्स आपके दिमाग में होना ही चाहिए। अगर अभी भी नहीं है किसी को तो मुझसे पर्सनली अच्छे से समझ के लो। मैंने कोशिश किया है थोड़ा फास्ट एकदम बेसिक बातें बता सकूं। सेकेंड ईयर में होते तो ये चीज हम लोग बहुत ज्यादा ही स्लो पढ़ते, बहुत ही ज्यादा स्लो पढ़ते, अगर आपको याद होगा तो सेकेंड ईयर में पढ़ा है। लेकिन अभी क्या है, ये थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको आइडिया होना चाहिए चल क्या रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने टर्बो में भी बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में। फिर भी अगर आपको कुछ चीज नहीं पता है तो मुझे पूछें, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके हिसाब से, कोई बात अगर नहीं समझी हो तो। बट यस, 4 प्रोसेसेस हैं। ये जो 4 प्रोसेस हैं
यही 4 प्रोसेस को मैंने यहाँ पे पीवीटीएस में कार्नोट भाई के लिए बनाया। क्या होता है इसमें, यहाँ पे इधर होता है हीट एडिशन, यहाँ पे होता है हीट एडिशन, यहाँ पे क्या होता है हीट रिजेक्शन, यहाँ पे होता है हीट रिजेक्शन। अगर तुम ध्यान से देखो ये डायग्राम को देखोगे तो ये डायग्राम और ये मेरे क्यू के एरोस बड़े मैच होते हैं, मैच होते हैं। ये देखो ये हीट इंजन जो लिखा है ना, हीट इंजन साइकिल के फॉर्म में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि देखो साइकिल है, देखो ऐसे साइकिल है ना, इसलिए उसको ऐसा यहाँ पे गोल दिखाया जाता है। यहाँ पे ये हीट इंजन हो जाएगा, ये हीट इंजन एक साइक्लिक वर्क करता है जहाँ पे हीट डाला जाता है, हीट डाला जाता है और हीट फेंक दिया जाता है, हीट डाला जाता है और हीट फेंक दिया जाता है और बदले में ये वर्क बना के देता है, बदले में यहाँ पे वर्क बना के मिलता है। जो वर्क होता है वो Q1 माइनस Q2 भी होता है और एक दूसरा फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है यहाँ पे, विच विल बी W एक्सपेंशन माइनस W कंप्रेशन, W एक्सपेंशन माइनस W कंप्रेशन। क्यों ऐसा, यहाँ पे एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, सिस्टम बनाता है, यहाँ पे कंप्रेशन वर्क हो रहा है जो सिस्टम को दिया जाता है। ये हमें मिलता है, ये हमें मिलता है और ये हम सिस्टम को देते हैं, कंप्रेशन करते हैं, इसलिए नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वो जो मिल रहा है, नेगेटिव वो जो देना पड़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव से नेट W मिल जाता है। ये है आप लोगों का बच्चे लोग बेसिक कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल सबको आना चाहिए ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, नहीं पता है तो आज से पता होगा ऐसा होप कर रहा हूँ। एंड इसके फॉर्मूलाज भी आपको याद होने चाहिए। इसका फॉर्मूला अगर हम बोलें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर्स रहेंगे, इधर के टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर बोलेंगे, इधर के टेम्परेचर को लो टेम्परेचर। ये हो जाएगा आपका टी हाई, इसको बोलेंगे टी लो। ओके, तो यहाँ पे मैं टी हाई कर देता हूँ और यहाँ पे टी लो कर देता हूँ, टी लो कर देता हूँ। ओके, एक काम नहीं तो और कर सकते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा लेट शुरू किया हो ना, तो टेक्स्ट बुक के थोड़े से नोटेशंस फॉलो कर लेता हूँ, आपके लिए भी गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, सब चीज करता हूँ, 1 to 2 एक्सपांशन, 2 to 3 2 to 3 हीट रिजेक्शन, 3 to 4 कंप्रेशन एंड 4 to 1 हीट एडिशन। तो यहाँ पे भी नंबरिंग अगर हम करें ऐसे उसके हिसाब से, तो खाली ध्यान दो क्या लिखा मैंने, एडियाबैटिक कंप्रेशन ये रहा, क्या रहेगा वो 3 to 4 रहेगा। आइसोथर्मल रिडक्शन क्या रहेगा, 4 to 1 रहेगा। आइडियाबैटिक एक्सपांशन क्या रहेगा, 1 to 2 रहेगा। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन रहेगा तो क्या रहेगा, 2 to 3 रहेगा। यहाँ पे अगर दिखाएं तो 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे T1 बोला, यहाँ पे T2 बोला ना, तो ये टेम्परेचर आपका T1 हो जाएगा, ये टेम्परेचर आपका T2 हो जाएगा। डायग्राम में किसी को कोई डाउट है, ये फटाफट निपटाना है और रैंक लाइन पे जाना है अपने को। किसी को डाउट है इसमें, कुछ पूछना है क्या? इधर इंपॉर्टेंट रिलेशन बता देता फटाफट। इधर एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नोट एफिशिएंसी। कार्नोट एफिशिएंसी हो जाता है आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पे जो आउटपुट जाएगा वो जाएगा W, इनपुट जो हो जाएगा वो जाएगा हीट इनपुट। आउटपुट क्या होता है, सिस्टम ने क्या बाहर दिया, ये दिया। सिस्टम को इनपुट क्या था, ये था। सिस्टम ने क्या बाहर दिया, W। इनपुट क्या था, ये था। आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपॉन इनपुट को अपन देखो यहाँ पे W का फॉर्मूला लिखा है Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैथ लगाया तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला को 1 माइनस T2 बाई T1 भी लिख सकते हैं। 1 माइनस T2 बाई T1 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इसके बारे में बातें होते रहेगी और हमने किया भी पहले बात, बट यस छोटा सा आइडिया देता हूँ या हिंट देता हूँ, क्योंकि प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होता है इसलिए हम उसको 1 माइनस T2 बाई T1 भी लिख सकते हैं। अगर सबको समझा है, जो लोग रेगुलर बैठे हैं पहले, तो वेल एंड गुड। बाकी लोग खाली याद रखने के लिए इसको याद रखो कि ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें आगे यूज करना पड़ेगा, तो हमें आना चाहिए। सबको समझा है इतना? आगे बढ़े, क्विक रिवाइज हो गया हमारा ये।
चलो टाइटल डालो, टाइटल डालो, टाइटल डालो, हीट इंजन, हीट इंजन, हीट इंजन टाइटल डालो। और उसमें सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ जो इस तरफ मैंने बनाया पीछे। पहले ये डायग्राम बनाओ, मैं इसमें नंबरिंग चेंज कर देता हूं। यहाँ पे ये 1 2 3 एंड 4। पहला बेसिक ये डायग्राम बना दो, हीट इंजन, 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। हीट इंजन ये डायग्राम बनाओ और फिर पिछले पेज पे जाता हूं, वहां पे जितना भी लिखा है सब कुछ फटाफट लिख। चलो ये था हीट इंजन। नेक्स्ट लेट अस गेट ऑन टू रैंकाइन साइकिल के बारे में। स्टोरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये यहां तक गया फिर आगे कैसे बढ़ता चला जाएगा। कार्नोट क्या बोला? कार्नोट बोला कि भाई साहब आपको अगर हीट इंजन बनाना है, आपको अगर हीट इंजन बनाना है तो आपको प्रोसेस करने पड़ेंगे एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल। हम जब एज ए इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट जब सोचते हैं कि यार आइसोथर्मल प्रोसेस, वो भी हीट ट्रांसफर के दौरान, आसान नहीं, और गैसेस में तो पॉसिबल नहीं है इतना इजीली, गैसेस में तो इतना इजीली पॉसिबल नहीं। तो कार्नोट को ही मीट करने के लिए, कार्नोट के ही पदचिन्हों पे चलने के लिए जो साइकिल कार्नोट को पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करता है उसको कहते हैं वेपर कार्नोट, उसको कहते हैं वेपर कार्नोट। अभी वेपर कार्नोट क्या होता है ध्यान से देख, जो नेक्स्ट होता है उसका नाम है वेपर कार्नोट। वेपर कार्नोट क्या है? अगर मैं एक TS चार्ट बना, okay, now this is one TS chart, TS चार्ट में लिक्विड लाइन एंड वेपर लाइन, लिक्विड लाइन एंड वेपर लाइन। इसका मतलब होता है कि अगर किसी पानी को आप जब हीट करते हो, किसी पानी को जब आप हीट करते हो तो वो पानी कैसे गर्म पानी से मैक्सिमम पॉसिबल गर्म पानी से स्टीम में कन्वर्ट होता है और फिर स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होता है। ये जो प्रोसेस है पानी से गर्म पानी से स्टीम से सुपर हीटेड स्टीम, उसका TS चार्ट यही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर आप पानी को गर्म करें, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर आप पानी को गर्म करें, लेट अस से मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूं, ये लाइन जो है रिप्रेजेंट करेगा एक लो प्रेशर, और ये एक और लाइन बना रहा हूं जो रिप्रेजेंट करेगा हाई प्रेशर। इन लाइनों का क्या मतलब है? इन लाइनों का मतलब है कि अगर पानी है तो मान लो ये स्टेट पानी का स्टेट है, इधर पानी को तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे पानी रहेगा। जब तुम उसे हीट दोगे तो वो पानी जो है गर्म पानी जब बन जाएगा तो वो ग्राफ पे यहाँ पे दिखाई देगा। जब वो पानी मैक्सिमम गर्म पानी होगा तो यहाँ होगा, और उसके बाद भी जब आप हीट दोगे तो वहां से उसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये पॉइंट पे वो पानी आधा लिक्विड स्टेट में होगा और आधा वेपर स्टेट में होगा, और ये पॉइंट पे उस पर्टिकुलर प्रेशर पे पानी पूरी तरह से स्टीम में कन्वर्ट हो गया होगा, और इसके बाद भी जब आप हीट दोगे तो वो पानी सुपर हीटेड फेज में चला जाए। इस कर्व का मतलब आई होप आप समझते होंगे। ये अगर कोई तो एक लो प्रेशर है और ये अगर कोई तो हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर की मैंने लाइनें बना दी हैं। मान लो ये कोई तो 1 बार है, 1 बार का लाइन है। 1 बार पे पहले अगर पानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है तो वो इस पॉइंट पे दिखाया जाएगा, गर्म किया तो वो इधर हो जाएगा, इधर इसके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, और फिर उसी प्रेशर पे अगर पानी को और गर्म करेंगे तो पानी का स्टीम बन जाएगा। यहाँ पे उसको सैचुरेटेड स्टीम बोलते हैं,
और जैसे और पानी को हीट, जैसे आप उस स्टीम को और गर्म करेंगे तो सुपर हीटेड स्टेट में चला जाएगा। जो लोग नए हैं उनके लिए बारीक बातें बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है इसमें? सुमित भाई समझ में आ रहा है क्या? इसमें कोई डाउट है? ठीक है, चलो। अब ये एक लाइन पे ऐसे ही अगर मान लो 10 बार पे बोलोगे तो 10 बार प्रेशर पे अगर आप पानी को गर्म करोगे, अब बच्चे वो सोचेंगे कि पानी को उस प्रेशर पे गर्म करने का क्या तरीका होगा। जैसे कि अगर आप एक बर्तन में पानी को रख के गर्म करोगे तो उस बर्तन में, क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर में खुला रहेगा, तो प्रेशर 1 बार या एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो वो भी एक कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो जाता है। अगर कोई पाइप में पानी फ्लो कर रहा है और उसे आप हीट दे रहे हो, जैसे कि आपके घर के हीटर्स होते हैं, बॉयलर्स होते हैं, वाटर हीटर जिसमें आप नहाते हो, उसमें भी ऐसे पाइप्स होते हैं, पानी उसमें से फ्लो होते हुए गर्म होके बाहर आता है। जो इंस्टेंट हीटर होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें से पानी गर्म होते होते बाहर आता है। ओके, आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत सिंपल सा है। क्या होता है, पाइप के अंदर पानी जाता रहेगा और गर्म होता रहेगा, तो जब भी पाइप के अंदर पानी बहते बहते गर्म होता है उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। पाइप के अंदर बहते बहते गर्म होता है तो उसका प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो उस दौरान जब वो गर्म होगा तो वो ये पाथ फॉलो करेगा। अब ये कर्व के अंदर का लेफ्ट साइड को कहते हैं लिक्विड जोन, ये हो जाएगा लिक्विड जोन। इसको बोलते हैं वेपर जोन, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक पॉइंट रहता है, उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में सब लिक्विड होता है, राइट साइड में सब वेपर होता है। लिक्विड एंड वेपर, ओके, लिक्विड एंड वेपर। अब अगर आप इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो ये यहां से इस पाथ को फॉलो करते हुए बाहर चला जाएगा। बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। यहाँ पे अगर पानी, यहाँ पे अगर फ्लूइड है तो पूरा लिक्विड रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो पूरा वेपर रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो वेट जोन कहते हैं, यहाँ पे उसको वेट जोन कहते हैं। अब वेपर कार्नोट साइकिल में इस पे चिपकाने वाला हूं। जो आपका वेपर कार्नोट साइकिल रहेगा वो वेपर कार्नोट साइकिल ऐसा दिखाई देगा। मतलब लिटरली कार्नोट ने जो बोला उस साइकिल को फॉलो अगर करोगे तो उस साइकिल को वेपर कार्नोट बोलते हैं। वेपर कार्नोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर लिक्विड एंड वेपर का मिक्सचर रहता है, लिक्विड एंड स्टीम का मिक्सचर रहता है। साइकिल है ना, तो नंबरिंग करता है, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, और ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। इसको वेपर कार्नोट बोलते हैं। वेपर कार्नोट बोलता है कि भाई एडियाबेटिक का तो नहीं पता, आइसेंट्रोपिक का तो नहीं पता कि रियल लाइफ में पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन भाई आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर मैं कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, ये तो कैसे किया है। यहाँ पे 4-to-1 जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, और 2-to-3 जो प्रोसेस है वो प्योर आइसोथर्मल है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों है समझ में आता है? हाँ सर। ये आइसोथर्मल है क्योंकि वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सैचुरेटेड स्टेट में। इस स्टेट पे जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी पूरी तरह से स्टीम में कन्वर्ट होगा यहाँ पे, और उस दौरान उसका टेम्परेचर नहीं बदलता। तो इस दौरान उसका टेम्परेचर कांस्टेंट जो रहेगा वो T1 टेम्परेचर रहेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर जो रहेगा उसका वो T1 टेम्परेचर रहेगा, और 2-to-3 में उसका कांस्टेंट टेम्परेचर T2 रहेगा। आप ध्यान से देखो कितनी चालाकी की इसने। यहां से शुरू किया, यहाँ पे खत्म किया, ताकि आइसेंट्रोपिक ऊपर जा सके, फिर यहाँ पे आइसोथर्मल किया, वापिस से यहां से ही शुरू करके यहाँ पे आए, बीचों बीच आए। मतलब 3 और 2 जो है वो वेट जोन में, इसीलिए ये प्रोसेस अच्छा नहीं है, इसलिए साइकिल अच्छा नहीं है। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों अच्छा नहीं है, कुछ इसमें ऐड करना चाहेगा कि क्यों ये प्रैक्टिकल नहीं है? वेट जोन में टरबाइन मतलब काम नहीं कर हाँ। सकता वाटर के साथ, और पंप को हवा नहीं पसंद। कंप्रेसर को पानी अच्छा नहीं। मैंने आपको पहले बचपन में पढ़ाया भाई, पंप बोलता है अपने को हवा नहीं पसंद, अपन सिर्फ लिक्विड से डील कर सकते हैं। तो 3-4 जो पंप है, पंप को लिक्विड अच्छा लगता है, वो गैस के साथ डील नहीं कर सकता है।
गैस के साथ जो डील करता है उसको कंप्रेसर कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्रेसर भी नहीं यूज कर सकते, पंप भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कंप्रेसर को सिर्फ गैस चाहिए और पंप को सिर्फ लिक्विड चाहिए। और यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे वेट जोन है, लिक्विड भी है वेपर भी है, लिक्विड भी है वेपर, तो 3 to 4 पूरा वेट जोन में इधर लिक्विड प्लस वेपर होता है, विच इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर दी पंप और कंप्रेसर बोथ। आप बोलेंगे सर मार्केट में मिलता है कि पंप में थोड़ा सा गैस भी चल, भाई शॉर्ट इंस्टेंट के लिए सब चलते हैं, कंटिन्यूस नहीं चल सकते। और अगर कंटिन्यूस चलना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत लॉसेस हो जाएगा, और वहां पे चांसेस है कैविटेशन के। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं होते, इसलिए ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में नहीं किया जाता। आपको शुरू करना है ना तो लिक्विड से शुरू करना अलाउड है। ये पॉइंट 3 यहाँ पे जगह पे यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे ही 1 to 2 में जब आप डायरेक्टली सैचुरेटेड स्टेट में टरबाइन को दे देते हो और टरबाइन जब एक्सपांशन करता है तो टरबाइन को लिक्विड पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड बन जाएगा बहुत सारा, लिक्विड प्लस वेपर में लिक्विड बन जाएगा। टरबाइन कैन नॉट हैंडल लिक्विड, क्योंकि टरबाइन के जो ब्लेड्स बने होते हैं वो गैस हैंडल करने के लिए बनते हैं, लिक्विड हैंडल करने के लिए नहीं बनते। इसलिए 1 to 2 टरबाइन को नहीं पसंद, 3 to 4 पंप को नहीं पसंद, इसलिए ये जो साइकिल है वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इस साइकिल को जो प्रैक्टिकल साइकिल में जब कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रैक्टिकल साइकिल को रैंकाइन साइकिल, उस प्रैक्टिकल साइकिल मतलब ये साइकिल में ही मॉडिफिकेशन किया जाता है, और वो जो मॉडिफाइड साइकिल है उसी को रैंकाइन साइकिल कहते हैं। और आज के लेक्चर में अपन बस उसी को सीखने वाले हैं। अब आप समझे रहेंगे टॉपिक रैंकाइन पढ़ना था, लेकिन रैंकाइन के पहले कार्नोट पता होना चाहिए, कार्नोट के बाद में वेपर कार्नोट पता होना चाहिए, फिर रैंकाइन पे जाना सही सीक्वेंस होता है। तब जाकर आपको समझेगा कि ओके हम लोग यहां तक क्यों पहुंचे हैं, कारण क्या है। ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट रैंकाइन साइकिल। यही टीएच डायग्राम वापस से बनाऊंगा मैं, यही टीएच डायग्राम वापस से बनाऊंगा। इसके अंदर कुछ कर्व्स बनाने हैं हमें, और पहले प्रोसेसेस दिखा देता हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं। जो मैं साइकिल बनाने वाला हूँ वो साइकिल मैंने आपको टर्बो में ऑलरेडी यूनिट 4 ही था, यूनिट 2 ऑलरेडी यूनिट 2 में पढ़ाया था। टर्बो का यूनिट 2 का जो स्टीम टरबाइन का पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर में पढ़ाया शायद, पहले दूसरे लेक्चर में ही रैंकाइन साइकिल पढ़ाया था, बस उसी को रिवाइज करना है। क्या रहेगा ध्यान से देखो। अभी रैंकाइन साइकिल के कंपोनेंट्स बना देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पहला जो आता है उसे पंप कहते हैं। पंप कोई भी या पंप हो चाहे कंप्रेसर हो, उनको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वही हार्ट ऑफ सिस्टम होते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। पंप के बाद में बॉयलर आता है। पंप के बाद में आता है बॉयलर। बॉयलर के अंदर कॉइल्स होते हैं, बॉयलर के अंदर होते हैं कॉइल्स। तो ये कॉइल्स बना दिए मैंने, ये हो गया कॉइल्स। फिर ऐसे दिखेगा कॉइल, ये हो गया आपका बॉयलर। उसके बाद में आता है स्टीम टरबाइन। तो बॉयलर के बाद में जो स्टीम टरबाइन आता है, स्टीम टरबाइन का जो कन्वेंशनल डायग्राम होता है वो ऐसा दिखाया जाता है। जो कि आपका स्टीम टरबाइन, और स्टीम टरबाइन बदले में बिजली बना के देता है। स्टीम टरबाइन यहाँ पे बिजली बना के देगा, तो यहाँ पे उसका जनरेटर का निशान लगा देंगे। टरबाइन का आउटलेट जो रहेगा वो यहाँ से दिखाऊंगा मैं, और जो टरबाइन का आउटलेट है वो कनेक्ट होता है कंडेंसर के साथ में, वो कनेक्ट होता है कंडेंसर के साथ में। ये हो गया आपका कंडेंसर, और जो कंडेंसर रहेगा वो कंडेंसर पानी वापस से पंप के पास फेंक देता है। ये सिंपलेस्ट डायग्राम कहलाता है रैंकाइन साइकिल का। रियल साइकिल से ये मैच नहीं करता है। रियल साइकिल के जो बहुत सारे कंपोनेंट है वो हमें इस सब्जेक्ट में सीखना है, लेकिन मैं डायरेक्ट उस पर नहीं जा रहा हूँ, पहले बेसिक्स क्लियर कर दूंगा ताकि वो सब बातें आपको इजीली इमेजिन हो सके। साइकिल कंप्लीट हो गया।
यहाँ पे हो जाएगा बॉयलर, ये हो जाएगा आपका कंडेंसर, इसको बोलेंगे पंप, ये हो जाएगा आपका टरबाइन, स्टीम टरबाइन, और ये बॉयलर है। नंबरिंग कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। ओके, बेसिक कंपोनेंट्स एकदम पता होने चाहिए। ये भी देखो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। बेसिक कंपोनेंट्स क्लियर होने चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बहुत बेसिक्स भी ना बताऊं और बहुत फास्ट भी ना जाऊं, तो ये बैलेंस मेंटेन करके मेरा सिलेबस हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा। 1 to 2 जो होता है एक्सपांशन प्रोसेस होता है। एक्सपांशन प्रोसेस में टरबाइन के इनलेट पे जो स्टीम आएगा, ये मेन मसाला जो रहता है, ये स्टीम जो आएगा ये ऐसा होना चाहिए कि भाई सुपर हीटेड स्टेट में। अगर सैचुरेटेड भेज दोगे तो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। मतलब बच्चे बोलेंगे कितना सुपर हीटेड, इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी एनीवेयर, बट मोस्टली सुपर हीटेड ही होना चाहिए। अच्छा, सुपर हीटेड स्टेज में 0.1 ये रहेगा, ये जो है वो हाई प्रेशर P1 प्रेशर हो जाएगा आपका, ये हाई प्रेशर लाइन P1 प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर पे ये सुपर हीटेड स्टेट बोलेंगे, सुपर हीटेड स्टेज में स्टीम रहेगा और ये स्टीम टरबाइन में एंटर मारेगा। टरबाइन उसको आइसेंट्रोपिकली एक्सपांड करेगा, टरबाइन उसको आइसेंट्रोपिकली एक्सपांड करेगा, ऐसा आपकी इच्छा होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको वेट जोन में रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर आप उसको सुपर हीटेड में रखते हो, अगर आप उसको सुपर हीटेड में रखते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उसकी थोड़ी सी एनर्जी आपने है जो यूज नहीं की पूरी। और आपको अगर याद होगा टरबाइन एफिशिएंसी टर्म भी एग्जिस्ट करता है, टरबाइन एफिशिएंसी भी टर्म एग्जिस्ट करता है, और वो टरबाइन एफिशिएंसी में जो 1 to 2 ऐसा आता है वो थोड़ा सा ऊपर रह जाता है, थोड़ा सा ऊपर रह जाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कभी भी जो थ्योरेटिकल साइकिल बनाया जाता है उसमें 0.2 मोस्टली वेट जोन में रहता है, 0.2 मोस्टली वेट जोन में। ओके ठीक है, तो 0.2 आ गया वेट जोन में। अभी 2 to 3 जो कंडेंसर है, कंडेंसर प्रोसेस 2 to 3 यहाँ पे यहाँ तक रहेगा। 2 to 3 ये हो जाएगा आपका कंडेंसर, 2 to 3 कंडेंसर। ओके, 1 to 2 आइसेंट्रोपिक होता है, S1 इक्वल टू S2, एडियाबेटिक को आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक होता है। 2 to 3 जो रहेगा 2 to 3 उसको आइसोबारिक बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। फिर 3 पे क्या हो जाएगा, ये वेट स्टीम जो है पानी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसके अंदर की गर्मी निकाल दी जाएगी और पानी पंप को सप्लाई कर दिया जाएगा, पानी पंप को सप्लाई कर दिया जाएगा, और बदले में वो जो पंप है वो उसको आइसेंट्रोपिकली बॉयलर तक पहुंचा देगा, हाई प्रेशर करके आइसेंट्रोपिकली उसका प्रेशर बढ़ा के बॉयलर तक पहुंचा देगा। तो 3 to 4 जो रहेगा, 3 to 4 इस दौरान भी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, S3 इक्वल टू S4 होती है। इस दौरान भी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, S3 इक्वल टू S4 रहती है। यहाँ पे 3 to जो 4 है हल्का सा मैंने राइट रखा है, ठीक है, हल्का सा राइट रखा है, वर्टिकल नहीं है, हल्का सा राइट रखा है, समझ में आ रहा है? बट ये आइसेंट्रोपिक सॉरी TH डायग्राम बना रहा हूँ, नहीं हल्का सा राइट नहीं है, TH डायग्राम में वर्टिकल ही रहेगा, वर्टिकल ही रहेगा, तो मैं हल्का सा जो राइट रखा हूँ उसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ। सर एंथैल्पी में वो टेढ़ा लाइन होता है ना? राइट, करेक्ट। 3 to 4 कड़क वर्टिकल रहेगा, कड़क वर्टिकल रहेगा। यहाँ पे भी एंट्रोपी कांस्टेंट, यहाँ पे भी एंट्रोपी कांस्टेंट है 3 to 4 में। ओके, यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे सिस्टम को पंप वर्क दिया जाता है, WP दिया जाता है, पंप वर्क दिया था, WP दिया जाता है। एक चीज रह गया था, यहाँ पे सिस्टम वर्क बना के देता है, उसको टरबाइन वर्क बोलते हैं, टरबाइन वर्क होता है जो बना के देता है। ओके, 4 to 1 जो होता है वहां पे बॉयलर में हीट एडिशन होता है।
4 to 1 में बॉयलर में हीट एडिशन होता है, मतलब वहां पे आप आग डालते हो, ये बॉयलर में हीट एडिशन होता है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर होता है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर होता है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसलिए देखो एक ही कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे फॉलो करके आगे जाता है। ये है आप लोगों का रैंकाइन साइकिल, जिसका मैंने टीएच डायग्राम बनाया। आपका काम है टाइटल और रैंकाइन साइकिल दोनों जैसे मैंने बनाया वैसा बना के रखो, और फटाफट एचएच डायग्राम के बारे में सोचो, अगर आप एचएच डायग्राम बना सकते हो तो, वरना मैं बनाता हूं। शुरू करेंगे, कोई डाउट है तो पूछें। आज का पर्पस है कि बेसिक्स पूरे क्लियर कर लो। बेसिक्स कितना क्लियर होना चाहिए कि आने वाले लेक्चर डिफिकल्ट नहीं लगने चाहिए। अब आपको अगर होता है क्लियर तो बहुत अच्छी बात है, आलस करोगे तो बहुत टेंशन वाली बात है। हम लोग कवर करेंगे चीजें अगर नहीं समझ में आती है तो, लेकिन इसमें आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है। एचएस बना के दिखाते हैं।
हो गया क्या भाई? चलो मैं यहीं पे बाजू बनाता हूँ HH डायग्राम। HH डायग्राम में जो कर्व है वो ऐसा दिखता है। ये होता है आपका HH डायग्राम। ऐसे इसमें जो प्रेशर लाइनें रहेंगी वो प्रेशर लाइनें ऐसे पे जाती पे टेम्परेचर लाइन देखिए, प्रेशर लाइन देखिए, ऐसे। हाँ, ये रहेंगे आपके प्रेशर लाइन है। इसमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका 1 to 2 प्रोसेस ज्यादा होता है, उसको फोकस में रखते हुए बना रहा हूँ क्योंकि मॉडल चार्ट से वही निकलेगा। अदरवाइज HH डायग्राम जो है वो कोई काम का नहीं है क्योंकि आप मॉडल चार्ट से सिर्फ 1 और 2 प्रोसेस ही निकाल सकते। तो ये प्रेशर लाइनें हो जाती है, ये आपका P1 प्रेशर हो जाएगा, आपका P2 प्रेशर हो जाएगा। आपके जो पॉइंट्स रहते हैं वो पॉइंट यहाँ पे कहीं तो 1 पॉइंट रहेगा, यहाँ पे कहीं तो 1 पॉइंट रहेगा। 1 पॉइंट से आप कड़क वर्टिकल नीचे आएंगे क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। 1 to 2 आप ऐसे आएंगे, ये आएगा 1 to 2, फिर 2 to 3 यहाँ पे आएंगे आप, ये आपका 3 रहेगा। 3 to 4 कड़क वर्टिकल ऊपर जाएंगे, 3 to 4 आप कड़क वर्टिकल ऊपर जाएंगे, एंड देन 4 to 1 आप ऐसे जाएंगे। अच्छा, ये पार्ट आपको अब मॉडल चार्ट से मिलने ही नहीं वाला, आपको मॉडल चार्ट से सिर्फ ये मिलेगा, सिर्फ उसके लिए मैंने HH डायग्राम बनवाया कि आपको उस चार्ट से 1 और 2 के वैल्यू निकालने पड़ सकते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। लेफ्ट साइड पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको मॉडल चार्ट में यहाँ से ग्राफ दिया रहता है, आपका जो मॉडल चार्ट हो यहाँ से दिया हुआ रहता है, ये दिया ही नहीं रहता, तो आप उससे निकाल भी नहीं सकते वैसे। उसके लिए आपको टेबल यूज करना पड़ता है या फिर बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। सर H तो mCp/dt होता है ना? सेंसिबल एंड लेटेंट अलग होता है ना माय डियर। हाँ, फिर सेंसिबल में आपका करेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन लेटेंट के लिए HHFG का फॉर्मूला है, मतलब Hg प्लस HFG वाला फॉर्मूला है, वो सब सीखना है। अभी ये सब पूरा चैप्टर ही उसी के रिलेटेड है। मतलब आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जो ड्राइनेज फ्रैक्शन का फॉर्मूला है वो पहले यूनिट से ही शुरू हो चुका है, जो आपको नहीं पसंद है वही पहले चैप्टर से, तो भाग सकते नहीं है और छुप सकते भी नहीं है। ये डायग्राम से आपके रेफरेंस के लिए, ओके, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने बनाया रहेगा तो बना लो, नहीं बना रहेगा तो बना लो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि 1 to 2 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है जो आपको मॉडल चार्ट से मिलता है, बाकी और कुछ नहीं। ओके, रैंकिन साइकिल समझना है? हाँ सर। रैंकिन साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेंगे फटाफट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेंगे फटाफट फॉर्मूला देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। ओके, सबसे पहला टरबाइन वर्क WT, टरबाइन वर्क। दूसरा हीट रिजेक्टेड, तीसरा पंप वर्क, चौथा हीट इनपुट, हीट एडिशन। इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। सबके फॉर्मूला हो जाएंगे बेसिक WQ, चाहे W हो चाहे Q हो, चाहे W हो चाहे Q हो, इनका फॉर्मूला हो जाएगा M इंटू डेल्टा एच। आपको ये फॉर्मूला तो समझ में आना चाहिए। M नहीं, M डॉट आएगा, M डॉट इंटू डेल्टा एच,
ये बेसिक फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में यूज करना है, m इंटू डेल्टा एच। और s का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो भी काम आने वाला है यहाँ पे, s का भी फॉर्मूला यहाँ पे काम आने वाला है। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले WT टर्बाइन वर्क जो हो जाएगा सिंपल 1 से 2 हो रहा है, तो ये हो जाएगा m इंटू H1 माइनस H2, बड़ा एंथैल्पी माइनस छोटा एंथैल्पी, बड़ा एंथैल्पी माइनस छोटा एंथैल्पी, H1 माइनस H2। Q2 जो जाएगा वो जाएगा m इंटू H2 माइनस H3, m इंटू H2 माइनस H3। कैसे याद रखना है? एक्सपांशन के पहले एंथैल्पी ज्यादा रहता है, बाद में कम रहता है, क्योंकि वही एंथैल्पी के बदले तो वर्क बना है। कंडेंसर में हीट निकल जाता है तो पहले एंथैल्पी ज्यादा रहेगा, बाद में एंथैल्पी कम हो जाएगा, तो इसलिए बड़ा एंथैल्पी ये रहेगा, छोटा एंथैल्पी ये रहेगा। ये पूरे डायग्राम को ऐसे आधे में बांटने का। तो आधे हिस्से में क्या होता है, शुरू में ज्यादा होता है, बाद में कम होता है, शुरू में ज्यादा होता है, बाद में कम होता है। और बाकी आधे में क्या होता है, शुरू में कम होता है, बाद में ज्यादा होता है, शुरू में कम होता है, बाद में ज्यादा होता है। आपको ऐसे याद रखना रहता है, ठीक है? तो कैसे? शुरू में ज्यादा, बाद में कम, शुरू में ज्यादा, बाद में कम। और पंप वर्क में शुरू में कम रहेगा, बाद में ज्यादा रहेगा, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है H4 माइनस H3। बॉयलर में भी शुरू में कम रहेगा, बाद में ज्यादा रहेगा, शुरू में कम रहेगा, बाद में ज्यादा रहेगा, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है H1 माइनस H4, H1 माइनस H4। ये फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं, बड़ा एंथैल्पी माइनस छोटा एंथैल्पी, बड़ा एंथैल्पी माइनस छोटा एंथैल्पी। ओके, अब इसमें एंथैल्पीज निकालने आपको आने चाहिए। अभी जो डायग्राम मैंने बनाया है मैं खाली उनके एंथैल्पी का फॉर्मूला दूंगा, बाकी और कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं बात करेंगे, आज पहला दिन है ना। ओके, पहले तो पॉइंट 1 जो है वो एंथैल्पी, पॉइंट 1 जो है उसका एंथैल्पी सुपर हीटेड स्टेट में, तो जो H1 रहेगा वो H सुप रहेगा, H1 जो रहेगा वो H सुप रहेगा। कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, करेंगे बात इस पर। ये डायरेक्टली आपको चार्ट से या टेबल से मिलेगा, फ्रॉम, ये निकलेगा फ्रॉम टेबल और फ्रॉम चार्ट, तो फ्रॉम टेबल निकलेगा डायरेक्ट। ओके, H2 जो रहेगा वो वेट जोन में, H2 किधर है, वेट जोन में, उसका फॉर्मूला आ जाएगा HF प्लस XHFG, HF प्लस XHFG। H2 किधर है, वेट जोन में, HF प्लस XHFG आएगा। आज डर लगेगा आपको, पहला दिन है ना, बहुत सारी चीजें टेंशन देंगी जो लोग बहुत छुट्टी मारे या बहुत पहले नहीं पढ़े, तो आज इसकी तैयारी की क्या क्या नहीं आता चेक कर लो। कल मैं आपके लिए और भी डेप्थ में चीजें बताते हुए बढ़ता चलूंगा, कल न्यूमेरिकल भी लेने की कोशिश करूंगा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट H3 जो रहेगा, H3 सैचुरेटेड लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड है, इसलिए H3 विल बी HF। कौन से प्रेशर पे सब कल देखेंगे, बट H3 विल बी HF। पॉइंट 4 जो रहेगा, पॉइंट फोर जो H4 रहेगा, पॉइंट 4 जो H4 रहेगा, इसको निकालने का तरीका हो जाएगा, अगर निकालना पड़ रहा है तो इस पॉइंट के एंथैल्पी में से इतना सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ये HF4 बोलता हूं मैं इस पॉइंट को HF3 बोल दो, इस पॉइंट को HF4 बोल दो, तो उसको निकालने का तरीका हो सकता है HF4 माइनस CP वाटर TS माइनस T4, TS माइनस T4। ये तरीके से भी निकाला जा सकता है, ये यूज नहीं करना पड़ता, खाली जिनको समझ आ रहेगा बहुत अच्छी बात है, उनके फंडे क्लियर है, जिनको नहीं समझा है टेंशन मत लो, ये यूज करने की नौबत नहीं आती, सिर्फ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बताया। एंथैल्पी निकालने पड़ेंगे, जो आज मैंने बताया बच्चा लोग, ये एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक, ये लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। आपको चाहिए तो खाली आप ये 4 फॉर्मूला लिखो, ये 4 फॉर्मूला लिखो, कल इन डेप्थ में इसके बारे में बात करना है आप लोग, इन डेप्थ में, और न्यूमेरिकल भी शुरू करना है कल से ही, तो कल से लेके बैठना है। ओके, और जो कल के बाद क्लास लगाने वाले हैं, ठीक है, उनको साफ सुनने दो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं रीहीट रीजनरेशन के लिए भी ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ, आपका एग्जाम कभी भी जल्दी आ सकता है। तो फिलहाल ये 4 फॉर्मूलाज लिखो, एंड इसी के साथ में विद दिस वी आर डन फॉर द डे।
तो कल कितने बजे रहे?